2-3 क्वेश्चन और हम हिस्ट्री पे करा दें फिर आगे बढ़ जाएं। इसके में रशियन रिवॉल्यूशन आ रहा है, ऐसा भी कोई क्या? नाउ वो हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। आज ज्योग्राफी भी हो जाएंगे, 2-3 सवाल करा के फिर ज्योग्राफी। चलो ओके ओके, नाउ पे अटेंशन। आप कल आई थी ना? सर नहीं आ पाई थी, मैंने बोला तो मैं ऑनलाइन ज्वाइन करूँगी आपको। अच्छा वो मुझे पता नहीं चला, फोन कर दिया करो कई बार। सर मैं कर रही थी, मैंने अच्छा नहीं कर रही थी? आया ही नहीं। ओके चलो। या कोई किसी ने मैसेज देख लिया आने से पहले तो बता दिया करो कि भाई दिशिता ऑनलाइन करेगी, तो मुझे याद रहेगा। एक ना एक तो कोई पढ़ ही लेता होगा ना मैसेज, ऐसा कोई हो तो फिर क्योंकि कल आपको भी ऑनलाइन ज्वाइन करना पड़ सकता है, तो हमें याद रहेगा तो मैं फिर कनेक्ट कर दूँगा। कोई भी आपको फ्रेंड है तो बता दिया करो, वो यहाँ मेमोराइज करा देगा ना। नाउ चलो क्वेश्चन दिया गया है कि ड्रॉ द लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे whose origin could be traced to फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ऐसे कौन से डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जो आज हमारे पास हैं लेकिन उसका ओरिजिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में है। सो लिस्ट द डेमोक्रेटिक राइट्स whose origin is in French Revolution। हम उसको एंजॉय करते हैं एंड वी एंजॉय इट टुडे। तो फ्रांस में किस किस चीज की क्रांति हुई आपको मालूम है? जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, हाँ बोलो कौन कौन से हैं उसमें? फीमेल वुमेन का भी रिवॉल्यूशन हुआ है, हाँ बोलो। सर एवरीबॉडी हैज राइट टू वोट एंड वन वोट इक्वल्स टू वन राइट। हाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और बोलो। सर द गर्ल्स हैव एक्सेस टू एजुकेशन। चलो मैं इसको लिखाता हूँ। हाउ क्या डेमोक्रेटिक राइट्स हैं? इट इज द राइट टू इक्वलिटी। क्या उन्होंने क्या बताया था कि इक्वलिटी? क्या आप लोगों को मालूम है कि ये बताया गया था कि देयर इज नो डिवाइन राइट एंड एवरीबडी एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। ये बोला गया था कि नहीं? उन्होंने डिनाई कर दिया गया था, चाहे रॉसी हो, चाहे मॉन्टेस्क्यू हो, चाहे जॉन लॉक हो, चाहे फिर या ओलंपिक डी गॉर्जस हैं, इन सभी ने क्या बोला था? या जॉन पॉल मारत है, इन सब ने क्या बताया था? फ्रांस के ही तो बड़े बड़े राइटर्स थे। बोला देयर इज नो डिवाइन राइट, किसी को स्पेशल राइट नहीं है, एंड एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। तो पहली बात क्या निकली? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। अब दूसरी चीज क्या है? दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच। और दूसरी चीज एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का भी सबको समान तौर पर अधिकार है, तो कोई भी अपनी बात को रख सकता है। और तीसरी चीज क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। दिशिता इसका क्या मतलब है? बोलो। Sir, we can oppose the we can do opposition of upcoming parties like ministers. एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दैट इज यदि अगर हमको कोई एक्सप्लॉइट करे, चलो हमारे यहाँ स्लेवरी करो, We can कोई पैसा नहीं, protest. तो फिर हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। नो, यू कैन नॉट एक्सप्लॉइट अस, वी आर सिटीजन ऑफ कंट्री। ठीक है कि नहीं? Yes. तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का क्या मतलब है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसका मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और
क्या हमारे कंट्री में राइट टू स्पीच है? Yes, sir. क्या जो हमारे मीडिया है वो अपनी बात खुल के रख पाते हैं कि कोई उनको रोकता है? वो कुछ ऐसे मीडिया हैं जो अपोजिशन के पक्ष में बोलते हैं, कुछ ऐसे भी मीडिया हैं जो रूलिंग पार्टी के पक्ष में बोलते हैं। दोनों तरीके के मीडिया हैं। आप लोगों को मालूम है NDTV है, वो राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी, वो एंटी रूलिंग पार्टी है। और कुछ ऐसे भी मीडिया हैं जैसे GTV है, वो इन फेवर ऑफ रूलिंग पार्टी। तो दोनों तरीके के मीडिया हैं और कोई उनके ऊपर क्या किसी तरीके का बैन लगा रहा है या सेंसरशिप है क्या उनके No, ऊपर? sir. तो इसलिए राइट अगेंस्ट रेगुलेशन, अभी तक 3 क्या क्या चीजें लिखी गई बताओ? Sir, right to speech, right to vote, and वोट तो नहीं लिखा गया है। gender equality. Like everyone is equal. जेंडर इक्वलिटी अदरवाइज ऑल्सो इक्वलिटी, क्योंकि 3 स्टेट थे तो उसमें जेंडर की कोई बात नहीं थी, वो कोई उसमें क्लर्जी था वो तो सब हट गई और फ्यूडलिज्म हट गया तो राइट टू इक्वलिटी। और फिर उसी के अंदर फिर सब इक्वलिटी आ जाती है, रिलीजन की भी इक्वलिटी आ जाएगी, जेंडर की भी आ जाएगी। कौन सी 3 चीजें बताई गई? Right to equality, right to freedom of speech, right to freedom of speech. चलो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सबको शिक्षा का अधिकार है। और किस चीज का है? राइट, कोई भी अपनी संस्कृति फॉलो करने का अधिकार है। ठीक है, तो कल्चरल राइट्स है, हमारा जो संस्कृत है, जो पहनावा ओढ़ावा है, तो वो हम जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। गुजरात वाले घाघरा पहनते हैं तो कोई नहीं रोक रहा है, या जैसे चाहें तो उसको कल्चरल है। हम इवन MP के आदिवासी अभी भी अपना मोर पंख और हाथी दांत का सब पहनते हैं, उनको कोई रोक रहा है क्या? कहीं कुछ नहीं। जैसे हमारा कल्चर है हम उसे फॉलो करेंगे। और एजुकेशनल राइट है, 12th तक का तो फ्री शिक्षा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसलिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तीसरा है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। क्या आपको मालूम है जजिया कर क्या होता है? जजिया टैक्स। जो ये देखो ठीक कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जो मुस्लिम देशों में, मुस्लिम राज्यों में हिंदू या दूसरे नॉन मुस्लिम्स रहते हैं उनको 2000 रुपये महीना देना पड़ता है, क्योंकि तुम मुस्लिम नहीं हो। अगर मुस्लिम बन गया तो नहीं देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को वो कहते हैं कि उनको रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। सऊदी अरब में अगर तुम्हारे मोबाइल में शंकर जी की फ़ोटो आ गई तो 14 साल की जेल है। तो देखेंगे मोबाइल में ये कैसे तुमने इस्लामिक कंट्री में ये क्यों कर दिया। और इसी तरीके से पाकिस्तान में तुम्हें महादेव की या किसी भी पूजा करनी है तो वो टोपी जालीदार लगा के अपनी पहचान छिपानी है कि हम वहाँ के हिंदू हैं। मुस्लिम बन के रहना है, छुप छुप के पूजा करो, और घर में कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो क्या वहाँ रिलीजियस फ्रीडम है? लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या? तो यहाँ पर राइट टू रिलीजियस फ्रीडम यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमको मिल गया है। यहाँ पर तो सबका है। इसके अलावा क्या है? राइट टू वोट, जैसा कि कनिष्का ने बताया था सबसे पहले कि राइट टू वोट की वोटिंग के राइट्स भी हैं सभी को हैं। एंड इसके अलावा राइट टू लिव, आपकी जान कोई नहीं ले सकता है, जीने का अधिकार। एंड राइट टू कल्चरल रेमेडी। कल्चरल आ गया है, कल्चरल आ गया। और राइट टू गेट एजुकेशन, राइट टू गेट एजुकेशन। तो ये भी हो गया है राइट टू गेट एजुकेशन, तो एजुकेशनल राइट्स में ही आ जाएगा। कितने अधिकार हैं, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट देखिए कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ वुड यू explain the rise of Napoleon? तो नेपोलियन किसके बाद आया? कन्वेंशन के बाद आया कि डायरेक्टली। सो नेपोलियन। और एक और बात बताओ चंदन कि नेपोलियन कब से कब तक वहां का राजा रहा? 1804 से 15 या 14 हाँ, ठीक है। तो फिर 100 दिन के बाद में और राजा बना। 14 का सीज हो गया, वियना की संधि हो गई, ट्रीटी ऑफ वियना। तो ट्रीटी ऑफ वियना में कौन कौन से कंट्री थे बोलो? ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया, ब्रिटेन,
हाँ, ब्रिटेन या इंग्लैंड, ब्रिटेन, ठीक है। क्योंकि 4 कंट्रियों ने कौन सी ट्रीटी की थी? ट्रीटी ऑफ वियना। और इसमें क्या हुआ था? नेपोलियन के जीते हुए सभी साम्राज्य छीन लिए गए थे और उसको बोला गया था वार रिपेरेशन देना है, अगले 90 साल तक देते रहो। तो वो जितना तुमने हम पे नुकसान किया है वो सारा हमारा दो, और जो हमने तुम पे मिसाइल छोड़ी उस मिसाइल का खर्चा भी दो, क्योंकि तुम युद्ध न करते तो हम मिसाइल न छोड़ते, हमारी इतनी महंगी मिसाइल हमने तुम पे छोड़ी है, उस मिसाइल का भी पैसा दो। तो उसको कहते हैं जो युद्ध करता है और हार जाता है तो उससे सब पैसा वसूल कर जाता है। तो उसको ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ? ऑल द वन रीजन्स आर एनेक्स्ड, उसको क्या कर दिया गया? वापस ले ले। जैसे एक्स होता है ना, कुल्हाड़ी काट देना, एनेक्स्ड, इसको फ्रांस को सीमित कर दिया गया। एंड पावरफुल नेशंस वर एस्टेब्लिश्ड अराउंड फ्रांस, फ्रांस के चारों ओर स्थापित कर लिया कि अब कोई भी फ्रांस में फिर हिम्मत ना कर सके अपनी टेरिटरी के विस्तार के लिए। एंड वार रिपेरेशंस आर टेकन। क्या तीन चीजें की गई बताओ ट्रीटी ऑफ वियना में? तो पता ही नहीं रहे कुछ। हाँ बोलो। सभी चीज का मतलब क्या? कुछ तो होगा। हाँ बोलो। The whole war charge and all was War taken- reparations. War reparations were taken हाँ by Napoleon and जो उसकी around France. हाँ, तो ऑल द टेरिटरी वन बाय नेपोलियन वर एनेक्स्ड, उसको छीन लिया गया। समझ में आ गई बात कि नहीं? और द पावरफुल नेशंस वर एस्टेब्लिश्ड अराउंड फ्रांस एंड फ्रांस वाज ह्यूमिलिएटेड। उसने ह्यूमिलिएशन फील किया कि देखो इस सब ने लड़ाई की और हमसे सब पैसा लिया जा रहा है, इसको एक ह्यूमिलिएशन माना गया वहाँ पे। चलिए, तो अब ये देखो नेपोलियन का राइज कैसे हुआ। ओके, द political instability of directory, the political instability of directory, that is a body of 5 members. Yes. So Executive. body of 5 मेंबर्स, वो गवर्नमेंट बॉडी थी, ठीक है। सो उसकी अस्थिरता की वजह से, ठीक है, मेड नेपोलियन बोनापार्ट हैड गिवन ए चांस, हैड गिवन चांस टू नेपोलियन बोनापार्ट, टू नेपोलियन, उसे नेपोलियन टू भी कहते हैं, आप जो चाहें वो कह सकते हैं, नेपोलियन टू, ठीक है। चांस टू नेपोलियन टू बिकम रूलर ऑफ फ्रांस। ही वॉज मिलिट्री हेड, ये भी तो है कि नहीं? वो क्या था? मिलिट्री का हेड था या जनरल था। सो ही वॉज military head and proclaimed himself as ruler of France in 1804 and proclaimed himself, और उसी टेनिस कोर्ट में किया। आपको चित्र देखो, वही सब चित्र दिखता है, जहाँ नेपोलियन खड़ा है और जहाँ मीरा व्यू खड़े हैं, वो एक ही जगह है। proclaimed himself as ruler of France, इंटरनेट में मिलेगा, फ्रांस in 1804। अब उसने क्या किया बताओ? So he had achieved glorious victory in wars and occupied 80% of territory of Europe. So he had attacked on various
European countries. And even उसने जर्मनी का आधा हिस्सा ले लिया, और ये सब इसी वजह से तो ब्रिटेन का आधा हिस्सा ले लिया, ब्रिटेन को जीत लिया था। रशिया का कुछ हिस्सा लेने के लिए चला था तो जीत तो नहीं पाया था, तो रशिया ने फिर संधि कराई, रशिया ने हरा दिया ना, क्योंकि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन थी। ऑस्ट्रिया को भी उसने जीत लिया था, क्योंकि अब वो पहले थे दामाद, वो बने थे, क्योंकि वो मैरी एंटोनी वो आ गए थे, लेकिन अब तो वहाँ कोई रहा नहीं। लुई 16 तो चले गए, तो उसने कहा इसको भी हथियाओ। वो तो मिलिट्री का था ना, उसको क्या लेना देना ऑस्ट्रिया से, नहीं तो उस पर क्यों आक्रमण करता, उस पर भी हथियार। तो अब जरा देखिए, अटैक ऑन वेरियस यूरोपियन कंट्रीज एंड वन वार्स, ग्लोरियस वार्स, उसने बड़ी जीत हासिल की, वन साइडेड वार। और इसके अलावा क्या हुआ कि दैट ही, उसने क्या किया, रेज्ड प्रोपेगेंडा that only military dictator like Napoleon can make the future of France very bright. उसने ये लोगों में प्रोपेगेंडा फैला दिया कि डायरेक्टरी, और ये जो आप देख रहे हैं, कौन था वो रेन ऑफ टेरर में, तो हम मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बोले ये सब नहीं कर सकते हैं तुम्हारा भला। Who can make the France future bright? That is only the military dictator like Napoleon can make the France का future क्या कर सकते हैं, bright. That only, देखो, गुजरी हुई यादों का धुआं दिल में है बादल जैसे, एक टिफल की आंखों में फैला हो काजल जैसे। ऐसे ही काजल में लगाते हैं, जैसे छोटे बच्चे की आंखों में काजल ना लगाओ, फैल गया हो पूरा पूरा। So that is, he raised propaganda that only military dictator like Napoleon can make the future of France bright. उसने ये चीज लोगों में डाल दी थी, तो लोग आसानी से खुद ही उसके अंदर होते गए। एंड रिस्टोर ए स्टेबल गवर्नमेंट। सिर्फ इतना ही नहीं, और अभी तक तो कितने सालों से आप देख रहे थे लुई के आने के बाद कितनी चीजें बदली। उसने कहा स्थायित्व तो था ही नहीं। एंड रिस्टोर स्टेबल गवर्नमेंट, ये बात हो गई, ठीक है। अब इसके बाद he crowned himself as emperor of, after crowning himself as emperor, उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया था फ्रांस। तो उसने क्या किया, he has modernized, he has given many, मतलब modernization of Europe किया। He started modernization program in France। प्रोग्राम बोलिए, वन वॉर्स, वो बहुत सारे वॉर्ड जीता। अब जरा देखो कि मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ही हैज स्टार्टेड 3 tier जुडिशरी सिस्टम, दैट इज सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। राज्य में हाई कोर्ट होगा जैसे जोधपुर में, और पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में, और अलग अलग सब जगहों बीकानेर, अजमेर, सब जगह एक सेशन कोर्ट। जिला अदालत, इसी तरीके से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। सो ही हैज स्टार्टेड 3 tier judiciary system. He has started 3 tier, वो आजकल हमारे इंडिया में भी चलता है, जुडिशियरी सिस्टम। दैट इज कौन कौन से बताए,
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट और हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. He has modernized education system. अब ये सभी चीजें अमन बोल के दिखाएंगे आपको, लेकिन मैं पहले लिख लूं बाद में. He has modernized education system. So in 80% occupied territory of Europe, he has made uniform measurement system. measurement system में पहले LA चलता था, मीटर नहीं चलता था. कौन सी इकाई थी नापने की? LA. तो 1 LA कहीं पर 78 सेंटीमीटर था और कहीं पर 74.5 सेंटीमीटर था. तो वो पहले कपड़ा ही नपवाते रहते थे. 20 दिन कपड़ा नपवाते, क्योंकि कहीं पर भी आपको टैक्स देना है तो पहले कपड़ा नपवाओ. सब जगह यूरोप में कपड़े का ही व्यापार होता था. तो इस तरीके से इन 80% यूरोपियन कंट्री को लिख सकते हो, या 39 टेरिटरीज उसने वन किया था, तो सभी लिख सकते हो. टेरिटरी वन बाय नेपोलियन. उसने क्या किया? नेपोलियन ने क्या किया 80% टेरिटरी में? ही हैज मेड ऑल द एक्सपोर्ट्स ट्रेड फ्री. उसने कह दिया टैक्स फ्री सिस्टम कर दिया. ठीक है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी वाज एबॉलिश्ड, रिमूव. एक्सपोर्ट समझते हो, कोई चीज़ बाहर भेजना या लाना. अब हमारा ये कोई भी चीज़ ये है 6000 का सामान है, तो उसमें क्या 3000 का सामान है, 3000 मुझे इसे इंग्लैंड से मंगाने में या फ्रांस से मंगाने में लगा. 3-3 हज़ार रुपये लगता है. एक्सपोर्ट ड्यूटी इतनी महंगी पड़ती है. कुछ लोग तो पाकिस्तान से 5 गुनी एक्सपोर्ट ड्यूटी, कि पाकिस्तान से कोई गलती से भी नहीं. तो 2 रुपये का चावल है, वहाँ से मंगाओगे तो 10 रुपये उसका टैक्स दो. चाइना में बहुत चीप चीज़ है, लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी इतनी महंगी है कि वो पैसा खा जाता है. समझ में आ गई बात कि नहीं? तो और कई जगह आप वही नेपाल लोग पहुंच जाते हैं, वहाँ से फ्री में. हम लोग गए थे बागडोगरा, तो ऐसे वहाँ सामान सब 10-10 रुपये के इतने बढ़िया रोबोट खिलौने मिल रहे थे. तो हम लोग कहते थे कैसे ही बना देता है, इतने में तो हमारे कबाड़ में भी बिक जाए. तो वहाँ नया बिक रहा है. तो इन 80% टेरिटरी जो उसने जीता, क्या किया? ही हैज़ मेड जो ट्रेड एक्सपोर्ट फ्री या बिजनेस उसने क्या कर दिया? दैट इज टैक्स फ्री. ठीक है. सो ही बाय नेपोलियन ही हैज अबॉलिश्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी. कुछ भी नहीं था उसमें. एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी जब हटा दी जाती है तो उसको कहते हैं कि फ्री ट्रेड. इंपोर्ट ड्यूटी उसने सब हटा दी, अबॉलिश कर दी, एंड मेड फ्री ट्रेड. ऐसा उसने किया. और इसके अलावा ही हैज एस्टेब्लिश्ड यूनिफॉर्म मेजरमेंट सिस्टम. मेड यूनिफॉर्म मेजरमेंट सिस्टम. जैसे LA के लिए किया. ठीक है. यूनिफॉर्म टैक्स एंड मेजरमेंट सिस्टम था सब जगह, एंड सिंगल करेंसी वाज यूज्ड. ये भी अच्छी बात है. ओनली सिंगल करेंसी वाज यूज्ड. तो आज के जो सुधारवाद हैं उसका जनक नेपोलियन को ही माना जाता है. कि नए सुधारवाद की किसने अवधारणा प्रस्तुत की? तो नेपोलियन बोनापार्ट. चलो अमन बोलो, कुछ बातें बोलो. He won many wars and he raised a propaganda that a military dictator like Napoleon can raise the future of France. After doing himself as Emperor of France, he modernized program. He started the 3-tier system called Session Court, High Court and Supreme Court. He won 80% of the territories in Europe. 80%. ठीक है. तो
What are the various democratic rights we enjoy are given by France? Right to vote, right to equality, right to speech and expression, उधर मत देखो. हाँ. right to cultural and educational and cultural right. And, दो और बताओ. आप बोलो बेटा. Right to vote, right to education, right to religious freedom, culture and educational rights or right to exploitation. एक्सपेक्टेशन कर सकता है एक कौन सा छूट गया था तुमसे? राइट टू लिव तुमने नहीं बताया और एक्सप्लॉइटेशन भी तुमने नहीं बताया था ना. चलो अब देखो, यूनिफॉर्म मेजरमेंट उसी ने शुरू किया. एल वाज यूनिट टू मेजर. और फिर इसके बाद उसने क्या किया? अब जैसे ही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन राइज एंड फॉल. तो अब यहाँ तक राइज है, अब अगला पैराग्राफ फॉल है. फॉल आएगा तो उसने क्या किया? इन मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज ही वन, लाइक द 39 यूरोपियन कंट्रीज ही वन. सो his own family members were set as the feudals of there. वहाँ उसने सामंत बना के बैठा दिया. So अब जरा देखिए. So whatever territories he won, he disposed dynasties there. उसने वहाँ वो राजवंश का खंडन कर दिया. बोला कोई डायनेस्टी नहीं चलेगी. डायनेस्टी का मतलब समझते हो? ये कोई राजवंश चलता है, जैसे मौर्य वंश, चंद्रगुप्त साम्राज्य, ऐसे राजवंश. हाँ, चोल और ऐसे पल्लव साम्राज्य. तो उसने डिस्पोज कर दिया और फिर क्या किया? एंड प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज ओन फैमिली. And placed members of his own family at higher post. अब जरा देखिए. So he उसने अपने आप को कैसे क्या किया? Projected himself as savior of France. उसने अपने आप को ऐसे बताया कि मैं तुम लोगों का मसीहा हूँ, जैसे ईसा मसीह नहीं थे. हिमसेल्फ एज सेवियर का क्या मतलब होता है? मसीहा ऑफ फ्रांस. की और कोई तुम्हें मुक्त नहीं करा सकता, मैं ही कराऊंगा. और उसने यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट, सिर्फ वेट का भी किया. यूनिफॉर्म मेजरमेंट मत लिखो, वेट भी लिखो. कि पहले सब जगह 1 kg या अलग अलग था, तो उसने वेट एंड मेजरमेंट को बढ़ा दिया. हाउएवर ही इंट्रोड्यूस्ड डेसिमल सिस्टम. पहले ये था कि 1 फीट इज 12 इंच, तो फिर उसमें लोग मल्टीप्लाई ही करते रह जाते थे. इसी तरीके से कि जैसे 1 पाउंड, तो उसमें इतने आउंस होते थे, 12 आउंस, तो 12 का सिस्टम चलता था. ब्रिटिश में तो सभी यही चलता है कि नहीं. उसने कहा नहीं 0 का रखो. 1 किलो में 1000 ग्राम और इतने में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर. बोला 100 का सिस्टम रखो. और कौन मल्टीप्लाई करता रहेगा, है कि नहीं. तो इस तरीके से ही इंट्रोड्यूस्ड डेसिमल सिस्टम. अच्छा, इसके बाद but his rise could not last longer. But his rise could not last longer. A allied force. किसकी वो मित्र राष्ट्र थे, बोलो. allied force of Austria, प्रूशिया को जर्मनी कहते हैं आज का.
रूसिया, ठीक है, और रशिया ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रिया ब्रिटेन, उनकी कंबाइंड फोर्स में, ठीक है। सो डिफीटेड नेपोलियन, एंड कंपेल्ड हिमसेल्फ टू साइन ट्रीटी ऑफ वियना, और उसको बाध्य किया कि वो वियना की संधि पर हस्ताक्षर कर दे। कंपेल्ड हिमसेल्फ टू साइन ट्रीटी ऑफ वियना की संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया और उसको एग्जाइल कर दिया, देश निकाला, दे दिया। ब्रिटेन फिर भाग के आ गया, 100 दिन और राज्य किया। साइन ट्रीटी ऑफ वियना। नेपोलियन was exiled to island of Britain। आइलैंड की स्पेलिंग क्या होती है? ISLAND। अच्छा, आइलैंड ऑफ ब्रिटेन में उसको भेज दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी वो वहां से आ गया। ये 1814 में हुआ, फिर 100 दिन का राज्य किया, फिर 1815। इसीलिए इन्होंने क्यों कहा, बोलो चंदन की बात पे ध्यान दिया, बोले 1804 से 1814-15, क्योंकि एक बार सीजेशन हुआ और फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट हुआ साम्राज्य। ये इस बात को बेहतर समझते हैं, तभी इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि 14 पे हुआ, बोला 15 भी बोला। तो ठीक है, सो दिस साइन वाज साइन। तो इस तरीके से एग्जाइल्ड, ही डाइड एज ही वाज आर्सेनाइज्ड, उसको संखिया यानी आर्सेनिक देके मार दिए गए बाद में। बोले तो बार बार भाग के आ जाता है, जहर दो इसको। सो he died in 1815 as was AS लिखा है, आर्सेनिक, ठीक है, 15th ग्रुप का 3rd मेंबर, as he was arsenized। उसको वैसे भी हम लोग अखबार में पढ़ते नहीं कि वो लड़की संखिया खा के मर गई, तो ये जहर ही तो है, आर्सेनिक। चलो, फ्रांस की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन डेमोक्रेसी बहुत सीधी गवर्नमेंट है। वहाँ के लोगों को बहुत राइट्स हैं, और उसके यहाँ काम करने वालों की कमी थी, तो उसने क्या किया, जो सीरिया में भगाए जा रहे थे शरणार्थी, उसने कहा इनको अपने यहाँ रख लो, काम करेंगे कम से कम काम। उन्होंने क्या किया, पूरे फ्रांस में आग ही लगा दी। वो तो मौके में थे, तो वो क्या थे, वो चाहते थे सारे यूरोपियन कंट्री में सबने रख लिया खूब सारे, कि हमें बहुत काम करने वाले मिलेंगे। लेकिन वो सब जो मुस्लिम्स थे, वो फिर वहाँ टोपी लगा के घूमने लगे, अपनी आबादी तेज़ी से बढ़ाने लगे, और वो 17% से 52% हो गए बहुत जल्दी, क्योंकि उन्होंने जितने भी बच्चे पैदा कर सकते थे किए। फिर उसके बाद जब ऐसे हो गए, फिर उन्होंने फ्रांस में देखा, एक लड़के की मौत हुई थी, अभी पुलिस ने मारा था उसको, सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा था, तो उसके 17 बार वहाँ पर आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, तब मारा गया उसको। तो उन्होंने पूरे फ्रांस में लूट लिया सब कुछ, आग लगा दी सभी बड़ी बिल्डिंग। ये सारा पूरा यूरोप इस समय यही संघर्ष कर रहा है कि कैसे इनसे बचा जाए। इंडिया से ज़्यादा है फ्रांस में डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब वो लोग कह रहे हैं कि नाउ द डेमोक्रेटिक राइट्स आर एट माई बूट, फर्स्ट वी विल सेव अवर फ्रांस एंड दोज हु हैव लूटेड, burgled our shop and fired our that is monuments, we will see them, उनको ट्रीट करेंगे। बोले छोड़ दो डेमोक्रेटिक राइट्स, और जितने फ़ोन है सबको टेप किया जा रहा है, कौन कौन ऐसे लोग, क्योंकि पहले देश बचाना है। तो फ्रांस जैसा सीधा कंट्री, जो सबसे सीधा माना जाता है विश्व में, वो उस पर उतर आया, क्योंकि जिसको आपने एक तरीके से रिफ्यूजीज को शरण दी, वही लोग देश चला रहे, तो अच्छी बात तो नहीं है ना। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो विमेंस पर है। सो
What did the revolutionary government do to improve the condition of women in France? इससे पता चलता है कि पहले वहाँ की जो औरतें थी उनका सिर्फ क्या काम था फ्रांस का, जर्मनी में भी यही काम था। जर्मनी में भी हिटलर कहता था कि जो वीमेंस हैं वो अच्छी माएँ बने और बच्चे पैदा करें, इससे ज़्यादा उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। और फ्रांस में भी उनका काम था कि 4.5 घंटे तक वो ब्रेड की बेकरी की दुकान में लाइन ही लगाए रहती थी पूरा दिन, और वहाँ फिर वो तोड़ के ब्रेड का टुकड़ा वैसे काट के नहीं दिया जाता था, तोड़ के वो बैग में डाल देता था और उसी को लगा के घर में सॉस के साथ सब्जी के साथ खाओ। वहाँ पर व्हीट का कोई वो सिस्टम नहीं था, व्हीट की राशनिंग थी, तो जब ब्रेड दिया जाएगा तभी तुम खा पाओगे। लोगों के हाथ में गेहूँ पहुँचता ही नहीं था, लोग गेहूँ देख ही नहीं पाते थे। तो अब तुमको अगर चाहिए ब्रेड तो ब्रेड कौन देगा? सरकार देगी। तो पहले घंटों लाइन लगा, वहाँ से ब्रेड लाओ तब खाना मिलेगा तुम्हें। सुबह से वो लाइन लगाती थी शाम तक, तो वहाँ अच्छी स्थिति नहीं थी। सो इट वाज ऑल इन, आपकी बुक में दिया होगा कि वुमेन इन बेकरी लाइन, ऐसा आपके में है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी घटना है वहाँ पे कि उनका पूरा जीवन सिर्फ बेकरी में ही गुजर जाता था। सो व्हाट डिड द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट? रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट की जब बात की जाती है तो उसमें मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का भी नाम आता है। सो क्योंकि वो सबसे पहले रिपब्लिक थी। सो व्हाट डिड द revolutionary government do to improve the condition of women in France? To improve the condition of women. Condition of women in France. तो फ्रांस में क्या किया वुमेन की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए? देखिए, द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन। तो लॉज भी एक ही का सवाल है। तो स्टेट स्कूल्स वर क्रिएटेड एंड स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, कि सभी लड़कियों को स्कूल जाना। और स्टेट स्कूल जैसे सरकारी स्कूल होते हैं तो उसको क्या बोला गया? स्टेट स्कूल्स वर, तनिष्का आपसे पूछेंगे, वर क्रिएटेड एंड, और क्या बताया? स्कूलिंग वाज मेड, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। सेकंड देखो, वुमेन कुड नो लॉन्गर बी फोर्स टू मैरी अगेंस्ट देयर विशेस। अगर औरत नहीं चाहेगी तो उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी से भी शादी नहीं करवाई जा सकती। तो उसकी रजामंदी जरूरी है। तो पहले ऐसा होता था कि उसकी विश नहीं पूछी जाती थी, वो सेकंड सिटीजन मानी जाती थी। लेकिन रिवोल्यूशनरी फोर्सेस के आने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि उसकी भी रिक्वायरमेंट, वो कंसल्ट जरूरी है। Women could no longer be forced to marry against their wishes. Marriage was made into a contract. So तीसरी चीज, मैरिज एक कोई रिलीजियस वो नहीं था, जैसे हमारा रिलीजियस है ठीक है, ये माना जाता है कि 7 जन्मों का बंधन है, वैसा कुछ नहीं था। ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें इंटर भी किया जा सकता है, इसमें क्विट भी किया जा सकता है। एक एवरेज यूरोपियन औरत अपने जीवन में 5 पति बदलती है।
मैन का तो बता नहीं जा सकता, वो कई बार नहीं भी शादी करेंगे तो इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन औरत जो है 5 बार आधिकारिक रूप से शादी करती है, उसका रजिस्ट्रेशन जो है 5 पतियों का होता है। तो अब ये सभी यूरोपियन कंट्रीज का डेटा है। मैरिज वॉज मेड इनटू, और जो चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, वहाँ के लोग तो शादी ही नहीं करते और वो कोई रिलीजन भी नहीं मानते। तो चेक हमको श्रीनगर में मिला था चेक गणराज्य। चेकोस्लोवाकिया पहले एक राज्य था ना, फिर विभाजन हो गया, चेक अलग बन गया, स्लोवाकिया अलग, दोनों रशिया से ही टूटे थे। अब देखो मैरिज वाज मेड, तीसरी चीज क्या है, मैरिज कैसी मानी गई, वाज मेड एज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो कपल्स कैन फ्रीली एंटर इनटू इट एंड एग्जिट फ्रॉम इट, ठीक है। तो इस तरीके से सो कपल्स कैन फ्रीली साइन इट, एंटर इट एंड एग्जिट फ्रॉम इट। कोई बंधन नहीं रह गया कि बहुत उसको ढूंढना नहीं है, जिसकी जैसे मर्जी वैसे रहे। और वहाँ पर अभी भी कोई अगर शादीशुदा नहीं है तो उसको कुछ वो बुरा नहीं मनाता। हमारे यहाँ मानते हैं ना, वहाँ नहीं है ऐसा, शादी हुई है नहीं है कोई वो नहीं। वहाँ सही लोग डाइवोर्सी वॉज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड। डाइवोर्स लीगल बना दिया गया और मैन और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते थे। डिवोर्स वॉज मेड लीगल एंड मैन एंड वुमेन दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बोथ कैन फॉर इट। तो ये भी एक सुधार हुआ। वुमेन कुड नॉट could become artist, could now train for jobs, could become artist or run small businessman। ये अच्छा काम हुआ कि वुमेन अब क्या कर सकते थे, वुमेन could now be trained for jobs, मतलब वो ट्रेनिंग पा सकते थे for jobs, अप्लाई भी कर सकती थी। could now अप्लाई लिखते हैं, है ना, अप्लाई फॉर जॉब्स, और रन स्मॉल बिजनेस कर सकती थी, स्मॉल एंड बिकम आर्टिजन, और कलाकार बन सकती थी, वो मूर्तिकार। बिकम आर्टिजन वैसे श्रमिक को भी कहते हैं, ये तो कुछ भी कर सकती थी ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, हाँ बोलिए कनिष्का, कि व्हाट वर द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन। Sir, state schools were created and schooling was made compulsory for all the girls, and women could no longer can be forced to do marriage against their will, and the marriage was made into contract. The couples can enter and exit it. Divorce was made legal. Both the men बहुत and अच्छा बता women रही हैं। can apply for it, and women can now train for jobs and run small business and can become artisans. तुम्हें पूरा पहले से ही आता क्या? Sir, बहुत अच्छा। चलो नाउ चलो और इसका कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे चलते हैं। नाउ ज्योग्राफी, कौन सा है? सेकंड, फर्स्ट तो करा दिया था।
इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने कर लिए थे? ठीक है, फिर भी कुछ क्वेश्चन हम फर्स्ट चैप्टर के और करा रहे हैं। Okay, why do we need a standard meridian for India? That is India size and location. To overcome the time gap between Bangladesh To and avoid Gujarat. confusion between the To to avoid the time so and to understand देखो the time lag between two states. ये बात सही है। इंडिया इज, क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। तो हमको इंडिया के लिए एक आदर्श मध्याह्न रेखा क्यों चाहिए? देखिए, अब यहाँ पर एक लाइन जा रही है, तो वैसे तो जो ग्लोब है वो बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारी लाइन जा रही हैं। तो आपको मालूम है कितने मेरिडियन है, कितने लॉन्जिट्यूड्स इंडिया से गुजरते हैं? इंडिया का एक्सपेंशन कितने लॉन्जिट्यूड्स का है, कितने लेटीट्यूड्स का है? लगभग 30 का है। और एक लॉन्जिट्यूड पास करता है जब सन के सामने से, तो उसमें कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। तो 30 लॉन्जिट्यूड्स को पास करने में कितना लगेगा? तो 30 लॉन्जिट्यूड्स और इनटू 4 मिनट, तो दैट इज 120 मिनट, तो दैट इज 2 आवर का टाइम लैग है। तो हमने इलाहाबाद में एक जो मेरिडियन जा रही है, तो वो अभी मिर्जापुर है, तो मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश, तो उसको हमने मान लिया कि वहां से जो लाइन पास करी वहां का जो टाइम होगा मेरिडियन का, वो पूरे भारत में माने होगा, वो मिडिल वाली वैल्यू। सो इंडिया इज लार्ज कंट्री, ठीक है। इट कवर्स ए लॉन्ग रेंज ऑफ, इट कवर्स a long range of longitude, देशांतर रेखा है, कहां से कहां तक? 67 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट। जरा देख लो, मान लीजिए कि अगर ये देखिए, ये यहाँ पर देख लो, ये यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, दिस इज इंग्लैंड और ये यूरोप है। वो कनेक्ट थोड़ी है। अब ये देखिए, तो कनेक्ट थोड़ी है। उसके बीच में बहुत पतली स्ट्रीट है, ब्रिटेन, बहुत पतली। पाक स्ट्रीट तो इंडिया में है, ये देखो, और ये यहाँ गल्फ कंट्रीज हैं, और ये तो ब्रिटेन तो आइलैंड, ब्रिटेन यहाँ पर है, और एक इसके पास आइलैंड आयरलैंड इसके पास है। अदरवाइज स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड, इन तीनों को मिलाकर क्या बना है? ब्रिटेन। तो ये इस तरीके से है। यहाँ पर जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से जो लाइन जा रही है उसे क्या कहते हैं? GMT, ग्रीनविच मीन लाइन, प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच मीन लाइन, ठीक है। तो इसको GMT कहते हैं। अच्छा, जो इसके इधर है उसे क्या कहेंगे? वेस्टर्न कंट्री। और हम लोग क्या कहेंगे? ईस्टर्न। हम कहेंगे हम पश्चिमी सभ्यता अपना रहे हैं, तो इसका मतलब हम इधर का अपना रहे हैं, इसके इधर। और इसके इधर क्या हुआ? ईस्ट। तो अगर यहाँ हम पूरा इसे ग्लोब मानते हैं, तो ग्लोब में ये जो लाइन यहाँ से जाएगी तो यहाँ नहीं जाएगी, ये जाएगी यहाँ सेंटर पर। तो
एक लाइन और ऐसे और भी लाइनें जाएंगी, जैसे खरबूजा काटा जाता है। तो ऐसे काटते काटते जब ये सब आएगा तो इंडिया में जब ये पहुंचेगा तो जो पहली लाइन इंडिया को टच करेगी वो कितनी होगी, और क्या वो ईस्ट होगी? 82.30. हमें नहीं मालूम, कुछ लोग 67 डिग्री ईस्ट बोलना है। अब यहाँ से 0 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ये तो 0 है, 0 डिग्री ईस्ट, 1 डिग्री ईस्ट और 2 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये लाइन कितनी हुई? 67, कुछ लोग 67, क्योंकि पूर्व में चल रहे हैं। अब बोलो यहाँ से यहाँ पे, फिर इसके आगे भी बहुत है। तो ये जो हुई वो कौन सी हुई? दैट इज ये जो एक्सट्रीम है ये 97 डिग्री ईस्ट। तो हम सब ईस्ट में हो। 68 लिखो, 68.7, 97.25. 68.7, Yes, sir. 68 degree 7 minutes. 7 मिनट ईस्ट, और 97 25 minutes. 25. ठीक है, 25 मिनट ईस्ट। तो समझ में आ गया आपको कि कैसे हम ईस्ट में। और टोटल हाउ मेनी लॉन्जिट्यूड्स आर देयर, जो लेंथ वाइज है। यहाँ से घूम के जब जाएगा तो बोलो यहाँ से जो घूम के यहाँ तक जाएगा तो क्या ये 180 डिग्री ईस्ट होगा, और जो यहाँ से यहाँ घूम के जाएगा वो 180 डिग्री वेस्ट होगा। तो टोटल हाउ मेनी 360 हैं, कितने हुए? तो 360 लॉन्जिट्यूड्स हैं। कितने बोलो? लॉन्जिट्यूड्स, और इनमें 4 मिनट का जरा मल्टीप्लाई करो तो क्या 24 घंटे हो जाते हैं? तो 4 0 जा और 4 6 जा और 4 3 जा, तो इतने हुआ, तो इतने मिनट हुआ। अब इसे आवर में बदलो, 60 से डिवाइड कर दो तो क्या आवर बन गया? 0 से 0 कटा और 6 2 जा 12 और 6 4 जा तो क्या 24 आवर है। तो एक तरीके से 4-4 मिनट लिया गया है कि नहीं? तो इस तरीके से काटा गया है। और हम लोग ये बताइए श्रेया, हम इक्वेटर के ऊपर हैं कि नीचे? हाँ बोलो बोलो। 8 degrees 4. हमें पता नहीं, हमें बात मालूम होता पूछते हैं आपसे। हाँ बोलो। अच्छा, तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये देखो, ये जो इंडिया है तो ये इक्वेटर है, ये नीचे क्या है? ये देखो, और ये यहाँ पर इस तरीके से जाता है। तो वो कई देशों से गुजरती है कि नहीं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, कर्क रेखा। और ये क्या है बोलिए? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये 23.5 डिग्री किस पर है? नॉर्थ की साउथ? और ये किस पर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो हमारा एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है वो बताओ जरा। ये जो सबसे, क्योंकि यहाँ से 0 है तो ये बोलो 8.7 है क्या? 8 डिग्री 8 मिनट ना, यही होगा 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट है, वो नॉर्थ हो गया। अब बोलो जो, तो ये कराकोरम में जाता है K2 के पास, दैट इज 6 मिनट। तो ये नॉर्थ हो गया। अच्छा ये बताओ, यहाँ से यहाँ ये कितना नॉर्थ है? ये 90 डिग्री नॉर्थ है। और जो इसका मिडिल है ना, यहाँ से 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे कट किया गया है, 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, और ये कितना माना गया? इसमें 90 डिवीजन किए गए। तो 1 डिग्री पर एक फांक, दूसरे डिग्री पर दूसरी टमाटर की फांक, 90 फांक ऊपर बनाई गई और 90 फांक नीचे। तो टोटल कितने लेटीट्यूड्स हो गए? 180 लेटीट्यूड्स हो गए। तो हमारा लेटीट्यूड्स ये है। समझ में आ गई बात कि नहीं? लेटीट्यूड्स के बदलने से दिव्या क्या बदलता है? बोलो। मौसम बदलेगा क्योंकि जो ऊपरी लेटीट्यूड्स में है वहाँ ठंडक है, और जो इसके पास है वहाँ पर क्या होगा? दैट इज गर्मी होगी, जो कि इक्वेटर के पास सीधी रोश धूप पड़ती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से तो हम क्या, अफ्रीका में से इक्वेटर जाता है, ठीक है। तो उसलिए वहाँ सब काला लोग रहते हैं। और ये तिरछा है, जरा ये देखो कि मान लीजिए कि ये है, तो यहाँ पर अर्थ ऐसे घूम रही, तो ये ऐसे पड़ रही है,
तो कई बार क्या होता है कि ऐसे ऐसे आ रही है, तो अगर सन, ये बिल्कुल सन क्या ठीक बीच में है और अर्थ ऐसे ऐसे चल रही है, बोलो Yes, sir. कि नहीं ऐसा, Sir, yes, sir. ये क्यों वैरी नहीं है फिर? क्योंकि इनको मालूम है कि एपीरियन और पेरिहिलियन क्या होता है। ऐसे इस साधारण बात नहीं, ये पिछली क्लास में थी। तो ये देख लो, सूरज चंद्र उसके साइड में ये ऐसे है, और ये यहाँ पर है, और मतलब ये कुछ एक ओवल शेप हमारा है। सर्कल होगा अब ये देखो, गिर जाएगा। ये बताओ अगर अर्थ ऐसे घूमे तो इस वाले पोल पर ये तिरछी घूम रही है, तो बोलो यहाँ हमेशा रोशनी रहेगी इस पोल पर, अब यहाँ अंधेरा रहेगा क्या 6 महीने तक? तो नॉर्थ पोल में 6 महीने अंधेरा रहेगा, क्योंकि अब ये अर्थ क्या है, यहाँ आयरलैंड में तो सुन लीजिए, अगर ये ऐसे घूम रही है तो क्या यहाँ पे कभी भी रोशनी नहीं पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। Yes, sir. अच्छा यहाँ आ गई, यहाँ भी इधर वाले पे पहुंच रही है। अच्छा इधर पहुंच रही तो ऐसे यहाँ पर पहुंच रही है रोशनी, ठीक है कि नहीं? और हम ऊपर हैं, हम कहाँ पे बोलो? ऊपर। तो जब भी कभी भी ऐसे ऐसे होगा कि फिर कभी यहाँ हो जाएगा, तो क्या यहाँ रोशनी पड़ेगी Yes, sir. और फिर वहां नहीं पड़ेगी। तो कभी कभी जब सूर्य अभी क्या दक्षिणी हिस्से में क्या Yes, sir. बोलो, तो कहते हैं अभी सनराइज कहाँ सीधी पड़ रही है? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो हम लोग कहते हैं सूर्य दक्षिणायन में आ गया, और अभी कहाँ आ गया? उत्तरायण में। तो जब ये उत्तर से दक्षिण में आता है तो हम लोग कहते हैं कि ठंडी आ गई। दक्षिण, हम लोग तो उत्तर में है ना, ऊपर में, तो हम लोग कहते हैं ठंडी आ गई। और इसी वजह से हम लोग कहते हैं मकर संक्रांति आ गई है, यानी मकर संक्रांति के बाद अब गर्मी पड़ेगी। मकर रेखा, ये रेखा का नाम क्या है? मकर रेखा। और जब गर्मी पड़ती है तो कहते हैं बड़ी कर्कश गर्मी है, क्योंकि हम कर्क रेखा में हैं। तो कर्क क्यों बोलते हैं? कर्कश गर्मी है। और मकर संक्रांति यानी गर्मी सर्दी। समझ में आ गया आपको कि क्यों यहाँ ऐसा पड़ता है? क्यों? तो कितने लेटीट्यूड्स हैं और कितने लॉन्जिट्यूड्स हैं? बोलो दिव्या। कितने? अच्छा, कितने लॉन्जिट्यूड्स हैं? 360 लॉन्जिट्यूड्स हैं। लेटीट्यूड के बदलने से क्या होता है? मौसम बदल जाता है। लॉन्जिट्यूड के बदलने से दिन रात, देखिए नहीं, इस तरह समझ में आ गया। किसी एक लॉन्जिट्यूड में वहीं पर ग्रीन वो भी होगा, ग्रीन दूसरे आर्कटिक भी होगा, अंटार्कटिक भी होगा, इंडिया भी एक ही लॉन्जिट्यूड में है कि नहीं? वो चीज होगी। अब हम यहाँ पर आ जाएं तो हमारी एक लॉन्ग रेंज ऑफ क्या है? लॉन्जिट्यूड है। तो इस वजह से क्या होता है? एंड द टाइम लैग बिटवीन एक्सट्रीम लॉन्जिट्यूड इज 2 hours and time lag between extreme longitude is 2 hours. To make uniform या standard time, standard time for a country. क्या आप लोगों को मालूम है या कितने लोगों को मालूम है कि रशिया में 5 टाइम जोन है? जो बड़ा कंट्री है वो एक से चलेगा क्या? कोई कहते हैं 2 बजे जागो जागो सुबह हो गई, 2 बजे ही जागने लग जाएंगे क्या? सर वो इधर वाला इधर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये बीच में यूराल माउंटेन है और इसके पीछे 5 जोन बना रखे उन्होंने टाइम जोन। सर जिसको टाइम ट्रैवल करना होगा इस कोने से उस कोने चलने तो जाओ। वो ऐसी बात नहीं, वो तो वही वर्ल्ड के टाइम जोन है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो बड़े बड़े कंट्री में 2-2, 3-3 टाइम जोन होते हैं, इंडिया में चले हैं। चाइना में 2 अभी चाइना का पता नहीं है, अभी ये बात बताई जा रही, 2-3 तो होंगे। तो इस तरीके से 2 होंगे। सो स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए कंट्री, तो इन्होंने क्या किया है? दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट is designated as standard meridian. इसे क्या मान लिया गया? स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड टाइम ऑफ दिस प्लेस। सब टाइम इंग्लिश से लिया जाता है। अच्छा ये चीज कैसे घूम रही बोलो? तो जैसे ये चीज घूम रही तो सबसे पहले यहाँ ऐसे घूम रही है, तो इधर का पार्ट जो भी होगा तो वहां पर रोशनी सबसे पहले पड़ेगी। यानी धीरे 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 टाइम बदलता रहेगा। मान लीजिए अभी ये है
तो आप ये कह सकते हैं कि हम लोग इंग्लैंड से इतना जैसे कि सबसे पहले आप ये देखो जापान में रोशनी पड़ती है, Yes, rising sun. राइजिंग सन है। तो अगर आपको यहाँ पर क्या बताया गया कि मान लो यहाँ पर सबसे पहले रोशनी पड़ी, तो आज यहाँ पर 10 तारीख है, तो सबसे पहले दिन यहाँ शुरू हुआ। Yes. तो जापान के बाद क्या हुआ, अब जरा देखो कि सबसे पहले ये ऐसे घूम रही है, ऐसे रोटेट। तो जापान कहाँ है, ये है, ये जापान है। तो जापान के बाद फिर चाइना में आएगा, देखो चाइना, चाइना में 10 तारीख हो जाएगी, जापान में हो गई 10 तारीख, अब 10 तारीख ढलने लगी है, फिर चाइना में 10 तारीख आ गई, फिर धीरे धीरे क्या इंडिया में पहले 10 तारीख आएगी कि इंग्लैंड में, जरा जापान से बढ़ो तो इंडिया में आएगी, और फिर उसके बाद कहाँ पे आएगी, इंग्लैंड में आएगी, और फिर अभी 10 तारीख कहाँ पे है, अभी आई नहीं है, सबसे लास्ट में यूरोप में आ गई, फिर अमेरिका में आएगी 10 तारीख, और इसके बीच ये लाइन है जो यहाँ से जाती है, इसको कहते हैं डे लाइन। अमेरिका के बाद डे लाइन है, ये टेढ़ी टेढ़ी जाएगी ऐसे ऐसे, वो कोई किसी देश से नहीं गुजरेगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी होगी एक ही देश में 2 दिन हो, तब तो बड़ी हो जाएगी। तो बीच में तुम ये खाली जगह देख रहे हो, तो ऐसे सीधी सीधी जाएगी, बीच में क्या देश है तो तिरछी हो जाएगी। तो समझ में आ गई, एक डे लाइन भी है। तो जो अमेरिका का अंत है यानी मैक्सिको, मैक्सिको के बाद वो क्या है बोलो, डे लाइन, वहां से डे बदल जाएगा, फिर वहां से सूर्य आ गया तो बांग्लादेश शुरू होगा और जापान में नया दिन है। बोलो बात समझ में आ गई? ओके, तो अब दिस इज called designated and standard meridian and its time, अभी हमने बताया कि टाइम कैसे आता है, and its time is considered as standard time. This meridian passes through the Mirzapur near Prayagraj in Uttar Pradesh. Passes through Mirzapur near Prayagraj. In Uttar Pradesh. ठीक है? And the same time is considered as standard time from Arunachal to Gujarat. In Kaksh, अरुणाचल एक्सट्रीम हो गया इधर, और इधर कक्ष का रन जिसमें दलदल है, रन समझ में आई बात है ना। तो उसमें इतना समुद्री खारा पानी के वहाँ कुछ उग ही नहीं सकता, नमक ही नमक तो है वहाँ पे, तो इसीलिए कच्छ का रन कहते हैं। सो दिस इज स्टैंडर्ड टाइम। ओके, चलिए क्वेश्चन एक और है, What do you know about India and her neighbor? अच्छा, ये बात हो गई। जब इस ये क्या कहलाता है, सन का दूसरा नाम ग्रीक में क्या है, हीलियन, और इंडिया का जियॉन। समझ आ गए? तो पहले लोग सोचते थे कि सूर्य, जैसे बाइबल में लिखा है सूर्य घूमता है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है कि धरती खड़ी है एक जगह और सूर्य उसके चक्कर लगा रहा, तो इसको कहते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल। और फिर उसके बाद एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट आए, बोले नहीं, वो वहाँ यहूदियों के पास गए, जरथुस्त्र के पास, उन्होंने कहा सर ये तो हीलियोसेंट्रिक है, हीलियन के चारों ओर हम घूम रहे हैं। बोले उसकी गर्दन काटो, ये बाइबल की अवहेलना कर रहा है। बोले सर गलती से भी निकल गया, मुझे तो बोलना था जियोसेंट्रिक में, यही तो बोलने आया था, भगे वहाँ से। कह रहे यहाँ तो गर्दन कट रही है, बट उन्होंने अपनी बुक में सारे कैलकुलेशंस के बाद में पता लगा कि कितनी सन गैलेक्सी के चारों ओर सेंटर के चारों, और गैलेक्सी फिर यूनिवर्स के चारों ओर, सब ऐसे होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी हैं उसमें 50,000 सन हैं, और ऐसी 50,000 गैलेक्सियाँ हमारे यूनिवर्स में हैं, और ऐसे न जाने कितने यूनिवर्स होंगे जिनको अभी हम जान नहीं पाए। समझ में आया? एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी? 50,000। एक गैलेक्सी में
50,000 सन और हर सन का अपना सोलर सिस्टम। लेकिन फिर भी जो मिस यूनिवर्स बनेगी वो हमारे ही यूनिवर्स की बनेगी, वो दूसरे यूनिवर्स की सुंदरी नहीं होगी। वो बात समझ में आ गई? आप ये ना सोचें कि वो सारे यूनिवर्स की। अब जरा देखो, अब इस यूनिवर्स में दूसरी गैलेक्सी में हो सकता है। हाँ, तो व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबर? तो ओके, देखिए, तो इंडिया ऑक्यूपाइज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन। हमारी लोकेशन कहाँ पर है? तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन ये इंडस ओशन, इसको क्या कहते हैं? हिंद महासागर को इंडियन ओशन। सो इट इज इंडियन ओशन में हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ऑल द शिप्स कमिंग फ्रॉम यूरोप टेक ए हाल्ट, क्योंकि इतने लंबे सफर के बाद अफ्रीका में कुछ नहीं है, उनको पेट्रोल तेल भराने के लिए नहीं है। अगर उन्हें चाइना जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कहीं भी जाना है, यहीं से हॉल्ट लेके वो कहाँ जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, और या चाइना जाएंगे तो भी यहीं से, या इधर जाएंगे जापान जाएंगे। तो अगर उनको या तो उधर से जाए, वहाँ से न जा करके इधर से जाते हैं। तो यहाँ पर इंडिया में इनको क्या करना पड़ता है? पोर्ट पे उतरना पड़ता है, यहाँ लाइन लगी रहती है पोर्ट। तो हमारी बहुत स्ट्रेटेजिक लगी, और यहाँ पर बहुत एक जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वो भी हमारे ही अंडर में है। अगर हम वहाँ से न गुजरने दें तो इन लोगों को नीचे से बहुत घूम के आना पड़ेगा। तो हम वो अगर रास्ता बंद कर दें तो चाइना का आधा व्यापार बंद हो जाएगा, उसको बंद करने की बात भी हो रही है। ठीक है, मालदीव्स के पास है जो हमारा कार्निक है ना, अंडमान निकोबार, उसी के बीच बीच से लोग गुजर रहे हैं। तो अगर हम वो रास्ता बंद कर दें तो लोगों को बहुत लंबा रास्ते पे जाना पड़ेगा। हम उस पर बहुत पैसा भी कमा सकते हैं, तो मोदी सरकार इस पर विचार कर रही है, टैक्स लगा। अब जरा देखो, सो हमारी कैसी लोकेशन है? वी हैव ए स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन इंडियन ओशन। सो हाँ, we have a strategic location, ठीक है, in South Asia। साउथ एशिया में हम हैं, एशिया के सदर्न पार्ट में हैं कि नहीं? और देखा जाए तो हम साउथ के वेस्ट में हैं कि ईस्ट? एशिया, ठीक है। वास्तव में ये पूरा एशिया है, और इसके आगे बहुत बड़ा है, हमने बनाया नहीं है, बट इसको हम लोग कहते हैं कि साउथ वेस्ट में हम लोग कहते हैं, यहीं तक एशिया है, ठीक है। तो हाँ, अब देखिए, सो वी हैव कितनी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? 28 states and 9 union इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन। सर न्यूजीलैंड कौन से में आता है? कॉन्टिनेंट में देखो क्या चीज? न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में आता है। ऑस्ट्रेलिया में आएगा? सर ओशिनिया कॉन्टिनेंट है, उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आता है। अच्छा अच्छा, तो हो सकता है। अब जरा देखें, सो ये बात हो गई। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पर हमारी बाउंड्री किसके साथ है? पाकिस्तान है, और अफगानिस्तान में यहाँ एक जगह पर है हम मिलते हैं, लेकिन वो एरिया इस समय चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया। ये चाइना ने नहीं, पाकिस्तान ने। तो पीओके है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वो हमारा रास्ता बंद हो गया है। नहीं तो पहले हम अफगानिस्तान से जुड़े थे, तो वो अगर हमें हिस्सा मिल जाता है तो हम फिर से अफगानिस्तान से कनेक्ट हो सकेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से आते हैं इसके लिए। समझ में आ गई बात? तो इंडिया में इसकी जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो किससे मिलती है? ये वेस्ट है, इट्स वेस्टर्न बाउंड्री मीट्स विद ये, ठीक है, चाइना एंड पाकिस्तान। इसी तरीके से इसके इधर आओ जरा, तो देख लो ये वेस्टर्न बाउंड्री है। वेस्ट हुआ कि नहीं यहाँ पर? तो वेस्ट में हमारी कौन कौन बाउंड्री? इधर ही देख लो, पाकिस्तान। अभी तो सब पाकिस्तान में। और बोलो अगर ये नॉर्थ है तो और ये ईस्ट है, और नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री किससे मिलती है? चाइना। देखो ये नॉर्थ है और ये क्या है? ईस्ट। पर नॉर्थ ईस्टर्न में कौन कौन से हैं? चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार।
है? बांग्लादेश भी है, दैट इज ईस्टर्न बाउंड्री। और बताइए, इसके कुछ नेबरिंग कंट्रीज भी हैं, वो कौन कौन से हैं? मान लो इन सी, ओशन में भी जो हमारे सबसे पास पड़ेगा वो भी तो नेबर है। लक्षद्वीप में मालदीव, मालदीव्स हो गया, और एक तरफ दूसरा श्रीलंका, श्रीलंका इसके नेबरिंग कंट्री है, मालदीव्स है। और लक्षद्वीप तो हमारे ही यूटी में आता है, ठीक है। और मालदीव्स एंड श्रीलंका, ठीक है, मालदीव्स है और दूसरा श्रीलंका, दो ही नेबरिंग कंट्री को माने गए। और ये बताओ कि जो इंडिया श्रीलंका के बीच बहुत नैरो पैसेज है, उसका नाम क्या है? दैट इज पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट जो बहुत नैरो पैसेज होता है उसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम अभी मुझे याद नहीं है, बट जो इनको जोड़ता है, नैरो पैसेज ऑफ वाटर विच डिस्कनेक्ट द टू मेनलैंड्स, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट। ओके, इंडिया हैज strong geographical, cultural and economical links with its neighbors, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हैं ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक पोजीशन, सो मोस्ट ऑफ द जो ट्रेड्स आर लिंक्ड फ्रॉम यूरोप टू चाइना आर लिंक्ड थ्रू इंडिया। हाँ, यूरोप टू ईस्ट एशिया, इधर ना, यस, यूरोप टू, क्योंकि ईस्ट का एशियन कंट्री, यूरोप टू ईस्ट एशिया, उसमें चाइना भी आ जाएगा, यहाँ ये सही कह रहे हैं, तो उस तरीके से। ओके, नाउ फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, सेकंड चैप्टर देखो। कुछ चीजें भी हम आपसे कराएंगे, इसमें स्टेट के नाम लिखिए, जो भी हमारी स्टेट है। एक बार देख लो बुक में, तो हो सकता है कि इसमें कुछ आंध्र प्रदेश के दो टुकड़े हो गए क्या, इसमें न्यू के हिसाब से हैं, नहीं तो उसके आपको टुकड़े करने पड़ेंगे। क्योंकि तेलंगाना अलग से दिखाया गया इसमें, ठीक है। तो आप इसमें स्टेट के नाम लिखिए, कैपिटल छोड़ो, स्टेट। और हाँ, चलो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट ऑल स्टेट्स, इसमें लिखिए, जितने भी स्टेट है लिख के जमा करो, बुक बंद कर दो और लिख के दे दो। हाँ, सबके नाम लिखो। दिल्ली को भी एक स्टेट माना गया है, स्टेट उसका भी चीफ मिनिस्टर होता है।
स्टेट के नाम दिखा दिए? इस वाले में आप सारे पड़ोसी देशों के नाम दिखाओ, और जो जो चीज़ दी है वो सब दिखाओ। इंदिरा पॉइंट, इसमें ये वाले दिखाना। इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी दिया है, तो कौन कौन से कंट्री वो पीछे लिखना, कौन कौन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो उसमें पहचान कर लिखना है आपको। नहीं वो नहीं, उसको किसी वो हो जाए तो ना सर फर्स्ट वन वो इंदिरा पॉइंट है। हाँ इंदिरा पॉइंट ही लिखो, वो इंदिरा पॉइंट ही बताना। लो, हो गया, ये हो गया। लाइट हाँ किसके बोलो? हाँ लोकेशन है, तो जैसे ए लिख दो और फिर इंदिरा पॉइंट। बी स्टेट कौन सा है एक्सट्रीम वेस्ट में? गुजरात। फ्रॉम विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास है, सो पीछे लिखना, पेज के पीछे कहाँ कहाँ से पास होती है। ईस्ट में नहीं वो तो गुजरात में, देखो ना मैप में, वेस्ट देखो, पता नहीं चल रहा है आखिरी नोक कहाँ निकली है। स्केल करके देख लो, करिए। जो कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज करने की कोशिश करिए। सर आप स्टेट दिल्ली को बोल रहे हो तो सर इसको इसी में जैसे ए है, तो ए जहाँ पे है वो डाल दें, ए डालें और इसको गुजरात। आपने कहा दिल्ली को अगर आप स्टेट मान रहे हो, आप देखो ए बी सी करके डाल दो, और फिर पीछे उनके आंसर लिख लो, ये भी कर सकते हो। ए डाल दिया जहाँ पे ए है और पीछे लिख दिया ए गुजरात, या वहीं लिख दो। सर स्मॉल स्टेट में आपने बोला दिल्ली स्टेट है, दिल्ली में तो दिल्ली में तो वहाँ वो नंबर डालो, क्या लिखा है बोलो? स्मॉलेस्ट स्टेट, तो वहाँ ई लिख दो, एरो लगा के भी लिखा जाता है ना। और पीछे लिख दो स्टेट कौन सा है, न्यू दिल्ली। करते हैं गोवा है, गोवा। हाँ तो गोवा लिखो। 1 मिनट में देख लेता हूँ, अभी देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया गोवा है। चलो इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे है, यहाँ नहीं है, इधर। यही तो हमारा अंडमान निकोबार में, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट दिखाया होगा उसमें, वही है। श्रीलंका को भी नेबर कंट्री लिख देना।
एक मिनट, हाँ बोलिए। पॉइंट देख के बताता हूँ। इंदिरा पॉइंट इन इंडियन मैन, अभी बता रहे हैं, रुकिए। मिला? ये देखो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के सबसे नीचे लिखना, सबसे नीचे। यहाँ देखना, ये देख लीजिए। ये देखो, समझ में आया? अंडमान निकोबार में भी सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट लिखा है। ये स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा। पीछे भी ठीक है ना? लेबलिंग ABCD लिख लो, पीछे आंसर लिख लो। हाँ? चाइना दिया नहीं तो फिर मार पड़ोगे। चाइना, हाँ कर दीजिए उधर ही, वो तो उसी में ही कर दो। चाइना अरे ऐसे करना था, पीछे आई एम प्रेजेंट। देख ले, देख के तो कोई नहीं। कुछ पूछ